नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। नोएडा के सुपरटेक एमेरोल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा और सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बने थे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़, साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाएं। और वहीं आपको बता दें कि साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। 40-40 मंजिला इन सुपरटेक के टावर्स में 1,000 फ्लैट्स हैं और कोर्ट ने कहा कि ये टावर्स नियमों की अनदेखी करके बनाए दिए गए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन भी लोगों ने इन सुपरटेक ट्विन टावर्स में फ्लैट लिए थे उनको 12% ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी। और वहीं आगे कहा गया कि टावर्स को तोड़ते वक्त अन्य बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की नापाक मिलीभगत से की वजह से बने, जिनके मंजूरी की योजना आरडब्ल्यू तक को नहीं पता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी जनादेश यात्रा निकालेगी और इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। और जनादेश यात्रा यूपी के विभिन्न जिलों में निकाली जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा का नेतृत्व सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज करेंगे। जनादेश यात्रा के तहत भ्रमण जनसंपर्क कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। जनादेश यात्रा का ऐलान करते हुए सपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोषपूर्ण नीतियों से जनता बेहाल है। दलितों, पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों की कमजोर किया जा रहा है और बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। बेरोजगारी की समस्या से नौजवान का भविष्य अंधकार में हो गया है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। महिला उत्पीड़न और बलात्कारों की घटनाओं से यूपी की छवि खराब हो रही है और राज्य की जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ है। 2022 में सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए जनता अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए तैयार है और जनादेश यात्रा इन्हीं उद्देश्यों के साथ जनसंवाद करेगी। और जनादेश यात्रा की शुरुआत 1 सितंबर 2021 को पीलीभीत से शुरू होकर 28 सितंबर को सुल्तानपुर में खत्म होगी। और वहीं शादी की खबर से नाराज एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर उस समय तेजाब से हमला कर दिया जब वो अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी और एसिड पड़ते ही चारपाई पर सो रहे नाबालिग भाई बहन की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और सूचना पर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार भी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर जांच करने के लिए जुटी। और वहीं दोनों भाई बहन की हालत गंभीर होने पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था और मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के पूरे सुक्खा गांव का है। 17 वर्षीय पुत्री रानी अपने भाई के साथ सो रही थी कि तभी रात में बबलू लोधी उसकी मच्छरदानी के ऊपर से तेजाब फेंक दिया। जैसे ही तेजाब गिरी भाई बहन की चित्कारें शुरू हो गई। चीख पुकार सुनकर परिजन और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जैसे ही एसिड अटैक की सूचना पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार को हुई, आनन फानन में पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए और पूछताछ के बाद बबलू लोधी का नाम सामने आया, जिसे देर रात में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। पुलिस और ग्रामीणों की माने तो बबलू लोधी और किरण की पहले बातचीत हुआ करती थी, जिसमें बबलू लोधी किरण से शादी का सपना संजोए लिया, लेकिन जैसे ही किरण की शादी कहीं अन्य जगह तय होने की सूचना बबलू को मिली तो बबलू अपना आपा खो दिया और मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी वाली तर्ज पर रात में तेजाब फेंक दिया। और घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बड़ा खुलासा किया है।
प्रवक्ता ने भारतीय मोबाइल नंबर्स के पाकिस्तानी दहशतगर्दों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होने का दावा किया है और इस मामले को लेकर कानपुर दक्षिण डीसीपी रवीना त्यागी से शिकायत की है। और सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी हसन कौसर मजीदी ने बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो कि बरेलवी पंथ से जुड़ा हुआ है, वो देश के 10 राज्यों में आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है और ये आतंकी संगठन भारत के लिए दुष्प्रचार और कश्मीर को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। और सूफी हसन कौसर मजीदी ने यह भी बताया कि देश में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए लोगों को भी देश में जोड़ रहा है। और वहीं मजीदी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़कर आतंकी बनाने का भी आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की है। और इससे पहले माजिदी ने इस मामले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और डीजीपी ऑफिस में भी शिकायत कर चुके हैं। और उनका कहना है कि भारत में रहकर कुछ लोग देश में दहशतगर्दी करना चाहते हैं, जिसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है और इस फैसले को बिहार में भी स्वागत हो रहा है। और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मंगलवार को एक बयान भी जारी कहा कि वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और वहीं दानिश ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब पर बैन लगाकर एक चीज़ तो साबित कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर नशे के पक्षधार नहीं है। और ये फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐतिहासिक फैसले के बाद लिया गया। नीतीश कुमार के विजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार जो पहले सोचता है उसके बाद पूरा देश और पूरी दुनिया सोचती है। इसके लिए वो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। यूपी कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिर्फ उर्फ राजा भैया ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज से शंखनाद कर दिया है। राजा भैया आज से जनसेवा संकल्प यात्रा पर निकले हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने कुंडा स्थित अपने आवास से की। राजा भैया की यह यात्रा आज प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या तक गई। अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए गए और उन्होंने आगे के कार्यक्रमों का भी ऐलान किया है। और यात्रा की शुरुआत करने के बाद राजा भैया ने कहा कि यात्रा के जरिए वो लोगों से संवाद करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाओं और उम्मीदों के बारे में जानना चाहते हैं। यात्रा को कतई शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी से सीधा संवाद किया है और साथ ही से अधिक लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और सरकार की ओर से डूडा विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना और नगर पालिकाओं के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया और जिसके चलते कैराना नगर पालिका सभागार कक्ष में पालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन और अधिशासी अधिकारी उद्धव त्रिपाठी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी एक महिला को अगवा कर 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है और महिला की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग निकले।
2 दिन बाद नशे में धुत आरोपी महिला के घर पहुंचे और असरदार व्यक्ति होने की धौंस जमाकर पुलिस से शिकायत न करने की धमकी दी, लेकिन महिला ने किसी तरीके से हिम्मत कर आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी और पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप, अपहरण और SC/ST सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल है। आज़ादी के बाद से चंदौली जिले के चकिया के हिनौती दक्षिणी गांव मूलभूत सुविधाओं वंचित था, लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद स्थानीय विधायक के अथक प्रयास से इस गांव के दिल बदल चुके हैं। गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा गांव वालों को मिलने लगी है। मूलभूत सुविधा मिलने के कारण ग्रामीण खुश नजर आ रहे हैं और चंदौली जिले की गिनती नक्सल प्रभावित जनपद में होती है। हालांकि अब इस जिले का विकास तेज हो गया है। जिले के चकिया विधानसभा अंतर्गत मुबारकपुर राजस्व ग्राम अंतर्गत हिनौती दक्षिण गांव, जो कि मिर्जापुर जनपद की सीमा पर बसा है, विकास से कोसों दूर था। गांव में ना कोई अधिकारी आता था और ना ही कोई जनप्रतिनिधि जाता था। इस गांव में 2017 तक ना बिजली की व्यवस्था थी, ना संपर्क मार्ग था और यही नहीं, ग्रामीण पहाड़ी नाले और कुएं के गंदे पानी पीने को मजबूर थे। साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और यहां चकिया विधानसभा से बीजेपी के शारदा प्रसाद विधायक बने, तो हिनौती दक्षिणी गांव के लोगों के भाग्य खुल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फिरोजाबाद का दौरा किया और इस दौरान वो मेडिकल कॉलेज में वायरल बुखार और डेंगू से पीड़ित मरीजों से मिले और उन्होंने कई बीमार बच्चों को दुलारा और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। और इसके बाद अफसरों के साथ बैठक कर बद इंतजामियों पर नाराजगी जाहिर की और बैठक के बाद वे सुदामा नगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने बुखार से मरने वाले बच्चों के परिजनों को दिलासा दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुखार से 32 बच्चों और 7 वयस्कों की मौत हुई है। इसकी जल्द ही जांच कराने के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने मरीजों को बेहतर उपचार देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेंगू का संदिग्ध मामला 18 अगस्त को सामने आया था। जानकारी के अभाव में लोग प्राइवेट उपचार कराते रहे। जानकारी होते ही फ्रेश वार्ड यहां बनाया गया और मेडिकल कॉलेज में 3 मौत हुई और इसमें 2 ब्रॉन डेड हुई और निजी अस्पताल और घरों में 32 बच्चों और 7 वयस्कों की मौत हुई है। मेडिकल एजुकेशन और लखनऊ से सर्विलांस की टीम भेजकर जांच करा रहे हैं और उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मैन पावर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए और कहा कि बेहतर उपचार के क्या इंतजाम हो सकते हैं वो किए जाएंगे और मौतों में किस स्तर पर लापरवाही हुई इसकी जमीनी स्तर पर जांच कराकर जवाबदेही तय की जाएगी। जिले के बसेड़ी थाना इलाके के जारगा निवासी कुख्यात इनामी बदमाश मुकेश ठाकुर सोमवार रात को यूपी पुलिस से हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया है। पुलिस ने उसे शाम को गिरफ्तार किया है और वहीं गिरफ्तार किया था, लेकिन वो पुलिस की पिस्तौल छीनकर फरार हो गया था। बाद में आगरा के सदर थाना क्षेत्र के BSNL ग्राउंड के पास हुई मुठभेड़ में वो मारा गया और आगरा IG नवीन अरोड़ा ने बताया कि बीती देर रात बदमाश मुकेश ठाकुर के आने की लोकेशन मिली थी। उसकी लगातार CDR से लोकेशन ट्रेस की गई। उसको एक साथी के साथ बाइक से आते समय गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन IG नवीन अरोड़ा ने आगे बताया कि मुकेश ठाकुर की निशानदेही पर पुलिस जवान के से छीनी गई राइफल को बरामद करने के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में बदमाश मुकेश ने एक पुलिस जवान पर हमला बोलकर उसकी पिस्तौल छीन ली और पुलिस के जवानों पर फायर करते हुए फरार हो गया। इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और इस बार यूपी पुलिस ने मुकेश की घेराबंदी की। आगरा पुलिस का दावा है कि इस दौरान मुकेश ठाकुर की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और उसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस दौरान गोली लगने से मुकेश ठाकुर घायल हो गया। बाद में आगरा SN कॉलेज में मौत हो गई।